है ना। 32 क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी सीगी, ऑब्वियस ही गल है कि ये बारे मोदी जी दे अंडर ये पॉलिसी आई है एंड न्यूज़ च रही सी ये पॉलिसी, ठीक है। सो ऑन है ना, न्यूज़ च रही सी ये पॉलिसी। तो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी, ठीक है, नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी। तो कौन लेके आंदा? सब तो पहला डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इंप्लीमेंट्स इट, पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है इट प्रपोजेस फॉर एनहांसिंग द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मेड कैपिटल गुड्स। तो पहली चीज़ था यू शुड नो अबाउट द कैपिटल गुड्स, ठीक है, एंड देन लेट्स सी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आंसर हो सकता है। वही ऑप्शंस है 4, तो आंसर करने की कोशिश करो। लिख लो 32 अपने को है ना, क्वेश्चन 32 एंड सामने अपना आंसर लिख लो। हाँ जी नवदीप, बी आंसर है, सी आंसर है, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देखो एक तो जनरली जैसे बी तो पता लग ही रहा है कि सही होएगा, बिकॉज कैपिटल गुड्स के ऊपर अगर कोई पॉलिसी आ रही है तो डेफिनेटली वह एक लॉजिक तो होएगा ही कि एक्सपोर्ट एनहांस करनी है इंडिया के कैपिटल गुड्स की। एंड दूसरा क्वेश्चन जोड़ा है, दूसरा ऑप्शन जोड़ा है वो थोड़ा जा रट्टे वाला ऑप्शन है, लेकिन अगर हैवी इंडस्ट्रीज से फोकस करो तो कैपिटल गुड नाल किते ना किते कनैक्शन होंदा है। तो पहला आप देखते हैं कि व्हाट इज़ अ कैपिटल गुड। देखो दो टाइप के गुड्स होंगे, एक होंगे कैपिटल गुड लिख लो एंड दूसरा होंगे कंज्यूमर गुड, ठीक है, कंज्यूमर गुड। देखो कैपिटल गुड तो कंज्यूमर गुड च फर्क होंगे। कंज्यूमर गुड जोड़ा है वो एंड कंज्यूमर यूज़ करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कार है, तो कार की हो गया कंज्यूमर गुड हो गया, बिकॉज अल्टीमेटली कार यूज़ किया जाएगा बाय दी एंड कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कहूँ ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड है, तो ब्रेड की हो गया एंड कंज्यूमर हो गया, है ना। सो ब्रेड कंज्यूम करते हैं आप, तो ब्रेड इज़ एन एंड कंज्यूमर। लेकिन इस कार नू बनाने लई या इस ब्रेड नू बनाने लई जो मशीनरी यूज़ की गई है वो होंगी कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड नू बनाने लई ओवन यूज़ किया गया होना है ना, बेक करने वास्ते, तो ओवन की हो जाएगा कैपिटल गुड। तो कैपिटल गुड की करता है, कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन हेल्प करता है। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कार है, कार दे विच एक पेंटिंग की जॉब होनी है, कोई पेंट की जॉब होनी है, यानी कि वो कार के उत्ते पेंट करना है। वो पेंट लिए जी मशीन लगाई हुई है दैट इज़ बेसिकली नथिंग अ कैपिटल गुड। समझ आया। तुसी शायद देखा होगा कि काफ़ी दुकानों से देखा होगा लेथ मशीन पई होंदी है, लेथ मशीन है ना, जड़ियाँ मशीनरीज की शॉप्स होंदी हैं। तो लेथ मशीन के उपर जो काम कर रहे होंगे टूल यूज़ करके, है ना, एंड फाइनली उन्होंने तराश रहे होंगे है, तो दैट इज़ नथिंग बट अ कैपिटल गुड। तो ये सारी कैपिटल गुड है। इंडिया के विच कैपिटल गुड की अगर आप गल करते हैं, इंडिया इज़ अ वन ऑफ द मेजर इंपोर्टर ऑफ कैपिटल गुड्स। आप खुद अपने कैपिटल गुड्स नहीं बनाते, यानी कि अपने देश च लेथ हो गया या ओवन हो गया या पेंट मशीन्स हो गया, ये अपने देश च खुद प्रोड्यूस नहीं होंदियां। वी इंपोर्ट इट अ लॉट फ्रॉम चाइना। तो चाइना तो आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एंड इस करके चाइना नाल अपनी बहुत ज़्यादा तो मैं जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड का इशू रहता है BOT का। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ वी वांट टू बिकम आत्मनिर्भर, we have to not just be independent in consumer goods but we also have to work on the capital goods. Clear है, समझ आया। and that is the reason why this policy has been introduced, national capital good policy। साहिल क्लियर है। तो की आंसर होएगा था सी आंसर होएगा। तो आ देखो जिमें है ना, यू कैन सी द पिक्चर, ये सारा मतलब एक इंडस्ट्री दिखाई है, वो पूरी मशीनरीज जो वड्डियां वड्डियां मशीनरीज होंगी हैं, दे आर नथिंग बट कैपिटल गुड्स, ठीक है, याद रहेगा। लेट्स गो टू 33। टैक्स बुओयेंसी। टैक्स बुओयेंसी इज डिफाइंड एज, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टैक्स रेट एंड एक्सटेंशन ऑफ कवरेज। refers to percentage change in tax revenue with growth of national income, that is growth based increase in tax collection. Entity who bears the tax burden, none of the above। तो टैक्स बुओयेंसी की होंदा है, ठीक है, व्हाट इज टैक्स बुओयेंसी। 4 ऑप्शंस हैं कि टैक्स रेवेन्यू च बदलाव होना जो टैक्स रेट या एक्सटेंशन ऑफ कवरेज इंक्रीज हो जाती है। सैकेंड, टैक्स रेवेन्यू दे विच चेंज आना जो नैशनल इनकम च ग्रोथ होंदी है। थर्ड, एंटिटी जो टैक्स पे करता है, और नन ऑफ दी अबव। हाँ जी, हाँ जी गुण, ए दिस इज द राइट आंसर। नहीं, बी इज़ द राइट आंसर। वैसे ए भी हो सकता है, ठीक है, बट जनरली बी नाल रिलेट करते हैं आप, बी इन द सेंस
ਕਿ ਟੈਕਸ ਬੂਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਗਰੋਥ ਬੇਸ ਮਤਲਬ ਗਰੋਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਨ GDP grows तो टैक्स रेट ऊपर जाने की कोशिश करता है ऑल्दो ए इज़ ऑल्सो फाइन बट बी इज़ अ मच बेटर आंसर। ये की है कि अगर तुम टैक्स रेट चेंज करते हो तो डेफिनेटली कितना टैक्स में रेवेन्यू में चेंज हुआ उसको भी हम बुएंसी बोलते हैं, लेकिन जनरली ग्रोथ के साथ इसका कनेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको पता है कि क्या होता है, टैक्स बेस होता है, ठीक है। सो एंटिटी हु बेयर्स द बर्डन टैक्स बेस, ठीक है। तो आगे चलते हैं 34 चिट फंड। चिट फंड पे आओ। सो लुक एट द फॉलोइंग अबाउट चिट फंड्स। चिट फंड्स की होता है, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। सुना किसी ने चिट फंड? उधर मैं तो ये पूछ रहा थी चिट फंड। सर चिट फंड किमें होता है? एनीवन हैज़ हर्ड अबाउट चिट फंड्स? किट्टी सुने, किट्टी पार्टी है ना, उमें होंगे थोड़ा जहा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा, बड़ा अच्छा जहा कॉन्सैप्ट है। उधर मैं एक्सप्लेन कर रहा सी बट होया नहीं, ध्यान नाल सुनियो दिमाग खोल के बिफोर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग। सपोज करो यार कि है ना आप सारे लोग एक चिट फंड शुरू करते हैं। मैं उस चिट फंड का ऑर्गेनाइज़र है। ऑर्गेनाइज़र का मतलब है मैं सारे नू ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो तुसी सारे पैसे पा रहे हो, ठीक है। तो तुसी ऑलमोस्ट कितने लोग हो? 10 लोग हो। तो लेट से थोड़े कोले 10 कोले कितने हज़ार रुपये आप पाए, यानी कि अपने कोले कितने हो गए? 10,000 रुपीज़ हो गए। एंड आपने डिसाइड किया कि आप हर महीने 1000 पावांगे एंड 10 महीने ये पूरा फंड क्रिएट रहेगा, यानी कि हर महीने 1000 रुपया पावांगे एंड 10 महीने ये रहेगा क्योंकि 10 लोग हैं। समझ आया किमें चलूगा ये? तो 10 महीने एक महीने च 1000 रुपया हर बंदा पाएगा, यानी कि हर महीने कितना पैसा इकट्ठा होगा? 10,000। नेक्स्ट मंथ भी कितना पैसा इकट्ठा होगा? 10,000। इदा करके सारे पैसे इकट्ठे होंगे। हुण जो पहले मंथ 10,000 इकट्ठे होंगे तो की होगा, ये 10,000 इन्हां 10 चों एक नूं दिता जाएगा, ठीक है। हुण किवें दिता जाऊगा? देयर कैन बी 2 ऑप्शंस। वन ऑप्शन इज कॉल्ड लॉटरी। लॉटरी पएगी एंड जिहदा निकल गया हो लै जूगा। बट ये लॉटरी वाला ऑप्शन ना इन्ना वधिया नहीं हुंदा। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ऑब्वियस जी ਗੱਲ है कि मैरिट बेसिस ਤੇ नहीं है। सपोज किसी की लॉटरी पहला निकल गई, उन्होंने फायदा हो गया। क्यों फायदा हो गया? क्योंकि 10,000 रुपये जाके कितने इन्वेस्टमेंट कर दूगा, इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने ज़्यादा कमाई होगी। एंड जो किसी की लास्ट लॉटरी निकलूगी तो की होगा? उन्होंने नुकसान होगा क्योंकि 10 मंथ्स बाद जाके 10,000 निकले तो उन्होंने तो 10,000 10 महीने बाद जाके मिलूगा, यानी कि उन्होंने 10,000 मतलब 10 महीनों का नुकसान हो गया। जे वही 10,000 उन्हें पहले महीने उन्होंने मिल जाते तो की करता 10 महीने उसनों इन्वेस्टमेंट कर देंदा, वो कोई ब्याज ले लेंदा, उन्होंने बैंक च दे देंदा, कुछ तो करता ना, उन्होंने 10 महीने का बेनिफिट ही होंदा, लेकिन उन्होंने नुकसान हो गया। लेकिन लॉटरी इज़ नॉट अ गुड बिजनेस। नॉट लॉटरी एक अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे जनरली ਜਿਹੜੀਆਂ कमेटी सिस्टम होंगे वो लॉटरी लगती है। कमेटी सिस्टम की है कि सारे बंदे कहते हैं लॉटरी पा लेने, जिन्हों निकल गया। हुण ये सही नहीं है सिस्टम, इस करके चिट फंड के की होंदा है पहले मंथ ये 10,000 किनू मिलूगा? ध्यान नाल सुनियो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले मंथ ये 10,000 किनू मिलूगा? वो बिडिंग करनगे लोग, ठीक है। बिडिंग करनगे, बिडिंग इन द सेंस कि सारे कहेंगे कि मैनू ये 10,000 रुपीज़ मिले। तो जिवें ना नवदीप कहता मैनू 10,000 मिले, उधर प्रदीप कहता मैनू मिले, उधर साहिल कहता मैनू मिले। तुसीं तीनों बिडिंग करोगे, बाकी कोई बिडिंग नहीं करूँगा, बाकी कोई इंटरस्टेड नहीं है 10,000 लैन च। तो नवदीप कहूगा कि मैनू 10,000 दे दो। हुण है ना प्रदीप की कहूगा कि कोई गल नहीं, मैनू 9,000 ही दे दो, राइट। सो नवदीप की बिडिंग होगी कि 10,000 एंड प्रदीप की बिडिंग होगी 9,000 एंड फिर साहिल कहूगा कि मैनू 8,000 दे दो, मेरा 8,000 च भी काम सर जूगा। फिर नवदीप सोचूगा चल यार मैं 7500 जो भी काम सार सकता है, यानी कि तुसी 10,000 तो नीचे की बिडिंग करोगे एंड जिहदी बिडिंग सब तो घट होगी, लेट्स से नवदीप है, नवदीप नूं लग्या कि 7500 रुपया होना चाहिए, तो नवदीप तो नीचे होर कोई नहीं जा रहा, साहिल भी नहीं जा रहा। साहिल कहता यार 7,000 रुपये लैके मैं तो नुकसान हो जाऊगा। सो अल्टीमेटली की होगा कि किनू मिल जूगा पैसा? नवदीप नूं मिल जूगा द लोएस्ट बिडर। समझ आ रहा कि नहीं? हुण जो लोएस्ट बिडर 7,500 नवदीप नूं मिल गया तो 10,000 रुपया इकट्ठा होया सीगा, तो जिहड़ा 2,500 रुपया होगा, जिहड़ा बच गया 2,500 रुपया किधर जाऊगा? 500 रुपये मिलूगा ऑर्गेनाइज़र नूं, यानी कि मैनू, क्योंकि मैं काम कर रहा है ना, मेरे को भी कुछ बनना चाहिए। एंड जिहड़ा 2,000 बचे है ये की होगा? ये बाकी 9 दे विच डिवाइड हो जाऊगा, ठीक है। ऑल 9 विल गेट दिस 2,000, मतलब 2,000 डिवाइडेड बाय 9 तो कितना हो गया? ऑलमोस्ट 200 कुछ रुपीज़ हो गए। सो 200 रुपये बाकियां नूं मिल जाएंगे।
ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। तो 200 रुपीज़ एज अ डिविडेंड यू विल गेट, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ 7500 रुपया ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 500 रुपया। ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਆ ਜਾਓ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬਿਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼रूर है ना, तो पता ही है कंट्रीब्यूशन करना ही है, तो 1000 रुपये कंट्रीब्यूशन होगा। तो नैक्सट मंथ भी बिडिंग का प्रोसैस शुरू होगा। हुण नैक्सट मंथ जी बिडिंग होगी वो नवदीप इज़ आउट ऑफ द गेम, लेकिन बाकी सारे जोड़े ये आ गए। फिर तुसी वही गल्लां करोगे है ना कि मैनू हुण साहिल रह गया, प्रदीप रह गया, ये दोनों सीगे ना। तो प्रदीप पिछली बारी 9000 दी ने बिडिंग की सी, साहिल ने किन्ने दी की सी 8000 दी। तो फिर ये बिडिंग आपदी करनगे। तो लेट से प्रदीप कहता कि मैनू तो जी है ना 7000 रुपये ही दे दो, तो प्रदीप को जो 7000 मिल जूगा तो अल्टीमेटली कितना बच जूगा, 3000 रुपये बच जूगा कि नहीं, 3000 रुपये। तो 3000 रुपये के 500 रुपये किदा मेरा है ना, तो 500 रुपीज़ मैं कमा लिया, तो 2500 रुपये किदा फिर दोबारा सब च सर्कुलेट हो जूगा। तो इस तरीके नाल होएगा कि इस तरीके नाल ये होएगा कि जिहड़ा सब तो पहला जिन्हों मिले है, सब तो पहला जिन्होंने मिले यानी कि नवदीप, इनू एडवांटेज कि सब तो पहला मिल गया। जिहदी बिल्कुल लास्ट ते है उन्होंने नुकसान पहला की हो रहा सीगा, उन्होंने नुकसान पहला ये हो रहा सीगा कि उन्होंने बिल्कुल आखिरी च लॉटरी निकल रही सीगी। ये तो नुकसान है बहुत बड़ा, लेकिन लॉटरी सिस्टम जो मैं बाहर काटता तो की होया, जिन्हें बिल्कुल एंड से जाके 10000 रुपये लेता है, पहला फायदा की होगा वो 10,000 रुपीज़ पूरा लेके जाऊगा। क्यों? क्योंकि वो कोई बिडर ही नहीं हैगा। पहले जो तुसी बाहर हो गए, दूजे जो बाहर हो गया, तीजे तुसी बाहर हो गए, चौथे तुसी बाहर हो गया, ऐ करके सारे बाहर हो गए, तो एंड च कौन बचा, ये कोई बचा ना। तो लास्ट जाके उन्होंने 10,000 मिलूगा पहली गल तो ये बेनीफिट हो गया कि नहीं हो गया। तो दूसरा बेनीफिट की होया कि उन्होंने 10 महीनों का लगातार डिविडेंड भी मिलता रहा। सो पहले बंदे नूं की बेनीफिट होया कि उन्होंने सब तो पहला पैसा मिलया तो उन्हें इन्वेस्टमेंट करती, एंड लास्ट वाले बंदे नूं की बेनीफिट होया कि उन्होंने पूरी बिडिंग मिली एंड समझ रहे हो ना 10 महीने का डिविडेंड भी मिल गया। यानी कि जिमें जिमें महीने बदलते गए, जोड़ा लेट आता गया ਉਹਦੀ एकता ਉਹਨੂੰ ज़्यादा पैसे मिलते गए। ऑब्वियस जी गल है जो बिडिंग घटनी शुरू, जो लोग घट पार्टिसिपेट करेंगे बिडिंग के विच, तो बिडिंग की कॉम्पिटिटिवनेस घटती जाएगी। एक तो उन्होंने ज़्यादा पैसा मिलता गया, तो दूसरा उन्होंने की फायदा हो रहा है, जोड़े जा रहे हैं पिछे जा रहे हैं उन्होंने डिविडेंड मिलता जा रहा है। समझ आया पुरुषोत्तम कि नहीं आया, कि साउंड वेव की तरह निकल गया ये। It's a very smart way of doing chit funds. So chit fund is a very smart, एंड तुसी देखो ये पूरा सिस्टम जिहड़ा हुण कमेटी सिस्टम हुंदा है, कमेटी सिस्टम जिहड़ा अपने जनरली चलदा अपने शहरां दे विच है ना, शायद तो भी पाई होनी है कदे ना कदे कमेटी है ना, या किटी पार्टीज़ जिहड़े विमेन है ना, लेडीज़ जिहड़ियां किटी पार्टी करदियां मदर्स। सो व्हाट दे डू इज़ वो किटी पार्टी लॉटरी नाल चलदियां। लॉटरी इन द सेंस कि ना पहला सारे पैसे पा लो, जिहदी किट्टी निकल गई वो किट्टी करूगी अगली, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ नुकसान है, ਉਹਦੇ 'ਚ नुकसान है कि जिहदी पहला निकल गई किट्टी तो डेफिनेटली ਉਹਨੂੰ नुकसान या फ़ायदा जो भी है, लेकिन जो तुसीं आ सिस्टम लगाने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नुकसान फ़ायदा नहीं होंदा, लक बेस ते नहीं होंदा। इट इज़ ऑल कि पिछले वाला ਨੂੰ भी फायदा हो रहा है तो मूले वाले ਨੂੰ भी फायदा हो रहा है। पिछले वाले ਨੂੰ की फायदा हो रहा है क्योंकि ਉਹਨੂੰ पूरा मिलूगा बिडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, एंड सैकेंडली ਉਹਨੂੰ ब्याज मिल जूगा, डिविडेंड मिल जूगा 10 महीनों का। एंड पहले वाले ਨੂੰ की बेनीफिट है कि ਉਹਦੀ पहला लॉटरी निकल गई तो ਉਹ किते ना किते उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दूगा तो उसका ब्याज उन्होंने मिल जूगा। दिस इज़ द आइडिया ऑफ चिट फंड। क्लीयर है कि नहीं है? किसी ने कोई डाउट चिट फंड्स तो, कमेटी सिस्टम तो, है ना। हुणे चिट फंड्स दे विच बहुत लोचे भी होंदे इंडिया दे विच, इहो जी गल नहीं है। जिवें लोचा नंबर 1 मैं दस देना, जिवें पहली बारी जिन्होंने निकल गया है ना 8000 रुपया निकल गया, तो उन्हें की किया 8000 रुपया पहला लिता तो उड़ गया वो, है ना, उन्हें अगली बारी कॉन्ट्रीब्यूशन किया ही नहीं गा। तो इस करके बहुत बार ये देखा गया है कि करप्शन के स्कैम्स भी बहुत बड़े रीजन बनते चिट फंड्स के उपर। कि सपोज करो कि मैं है ना नवदीप को पहली बारी नवदीप ने कहा कि मैंने 7000 रुपया दे दो, ठीक है, फिर बिडिंग के साहिल ने कहा मैंने 6000 दे दो। हम साहिल की करप्ट बंदा है, ठीक है, ही इज़ अ क्रिमिनल, है ना। तो यदि कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 1000 रुपया ही है, तो साहिल कहता है यार 6000 रुपया मैं बिडिंग घट कर देना है, तो फिर नवदीप भी घट करप्ट नहीं हैगा, तो नवदीप ने कहा 5000 कर दो, फिर साहिल कहना 4000 कर दो। तो फाइनली साहिल को जो 4000 रुपया मिला तो साहिल तो उस बाद निकल गया कि 3000 का बेनीफिट हो गया, हुण मैं पे नहीं करता अगली इंस्टॉलमेंट। तो जो निकल गया था की होगा, सारे तुसीं इहनूं फड़ोगे, है ना, कि साहिल जी कंट्रीब्यूट करो, है ना, मैनेजर ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ, बिल्कुल सही है। तो मैनेजर भी फड़नगे, मैनू फड़नगे, की पता मेरी भी सैटिंग हो तेरे नाल,
है ना, देयर कुड बी अ चांस दैट ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਸਾਹਿਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਭਾਗਮ ਭਾਗ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਡ 'ਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਚਿਟ ਫੰਡਸ ਨੂੰ? ਸੋ ਚਿਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਚਿਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਲਿਖ ਲਓ, ਚਿਟ ਫੰਡ ਐਕਟ 1982। ਐਂਡ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਟ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਕੈਮ, ਚਿਟ ਫੰਡ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੈਮ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ, ਮਰਡਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਤਕੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਕੈਮ। ਐਂਡ ਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ, ਮਮਤਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਂਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਸਕੈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਚਿਟ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ। ਚਿਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਚਿਟ ਕੰਪਨੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹ ਚਿਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਚਿਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਲੈਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਲੌਜਿਕ ਹੇਅਰ? समझ में आया कि नहीं प्रदीप? समझ आया? किमें कितना काम थोड़ा दसो। हाँ ਇਹ ਹਾਂ ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਘੱਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन कमेटी एंड चिट फंड। नवदीप हुण समझ आया ना? पूरी क्लियर होगी। चलो हुण आप इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। ठीक है, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ जी, तो चिट फंड्स की होंदा, इट इज़ अ सेविंग इंस्टीट्यूशन। रेगुलर मेंबर्स मेक पीरियडिकल सब्सक्रिप्शंस टू द फंड इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਧੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, all of the above। आगे आ जा हिमांशु, आगे आ जा। 2 and 3 A, 1 and 2, आंसर इज डी। ठीक है, चिट फंड्स आर ऑल्सो NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, ये सारिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होंदियां। जिवें आ चिट फंड का मैं पूरा दस्सिया कि किवें काम कर रहा है। तो देखो है ना, चिट फंड का एग्जाम्पल है 20 मैंबर्स, 20 मैंबर्स, 1000 रुपये पर मंथ एंड 5% ऑर्गेनाइजर चार्जेस। ठीक है, सो 20 मैंबर्स 1000 रुपये पर मंथ, तो 20,000 रुपये का फंड बन गया। हुण इस 20,000 रुपये नूं पहले महीने लोएस्ट बिडर जिहड़ा सीगा उन्हें 16,000 रुपये, लोएस्ट बिडर ਨੂੰ 16,000 रुपये मिले। उन्हें 20,000 तो लगाई होनी, किसी ने 17 किया होना, किसी ने 17.5 किया होना, करते कराते जिन्हें 16 किया उन्होंने मिल गया, 16 मिल गया। 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 रुपये मेरे मिल गए, क्यों? 5% ऑर्गेनाइजर चार्जेस है, 5% ऑफ 20,000। ठीक है, 1000 रुपये तो कितना बच गया सर, है ना? तो 16,000, 15,000 बच गया। फाइनल अमाउंट कितनी होगी? इन्हों 15,000 मिल गई, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ਨੂੰ 1000 रुपये मिल गए, 16,000 ਇਹਦਾ ਬਿਡ ਸੀਗਾ, 15,000 ਇਹਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 4,000 रुपया, है ना? एंड 4,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, 200 ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਕੀਪ ਔਨ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਈ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਗਾਰੰਟੀਡ ਰਿਟਰਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਕੈਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, 35th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। विच ऑफ द फॉलोइंग करंसीज नॉट इंक्लूडेड। देखो यार, जो तुसी पढ़ना होंदा ना MCQs ਤਾਂ देखा करो, नॉट लिखा है कि यस लिखा है।
है ना, करेक्ट लिखे है कि इनकरेक्ट लिखे है। कई बार आप क्वेश्चन पढ़ लेने हैं लेकिन करेक्ट इनकरेक्ट दी चीज़ां नहीं देखते या नॉट वर्ड नहीं देखते, तो ये जरूर देखा करो कि नॉट लिखे है। ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਇੰਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ SDR ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਹਿਲ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? SDR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ 36 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ IFC, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? वर्ल्ड बैंक के अंदर एक कॉर्पोरेशन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये बारे पूछा की सच्चाई है? इट लैंड्स मनी टू प्राइवेट सैक्टर कंपनीज ऑफ द मैंबर नेशंस, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾय ਆਫਰਿੰਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੂ ਫੋਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਸ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾय नॉन कमर्शियल रिस्क्स। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग इकोनॉमीज बाय ऑफरिंग इंश्योरेंस to foreign private investors against loss caused by non-commercial risks, ठीक है। तो let's see which of the following is not correct। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ? not correct, ठीक है। तो देखो पहला जो भी नॉट करैक्ट वाले वर्ड्स देखने हैं तो इनू सिस्टमैटिकली चलना है। सिस्टमैटिकली की चलना है, तुसी नॉट करैक्ट नू भुल जाओ। तुसी की करना है, तुसी देखना है आ स्टेटमेंट करैक्ट है कि नॉट करैक्ट है, तुसी इत्ते करैक्ट लिख देना है जे स्टेटमेंट उन्होंने करैक्ट लगती है, ठीक है। फिर सैकेंड स्टेटमेंट पे जाना है एंड ए अगर तुम लगता है कि नॉट करैक्ट है तो नॉट करैक्ट लिख देना है, NC लिख देना है। तुसी क्वेश्चन नहीं पढ़ना। फिर तुसी की देखना है, तुसी ये देखना है कि केड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है तो केड़ी नॉट करैक्ट है, एंड पूछा गया है नॉट करैक्ट, यानी कि नॉट करैक्ट वाली स्टेटमेंट सही है एंड करैक्ट वाली स्टेटमेंट गलत है, यानी कि सेकेंड इज द राइट आंसर। इस तरीके नाल चलना है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। समझ में आया? तुसी नॉट ए क्वेश्चन नू लुको देना है, हमेशा ही लुको देना है। hide the question and see the statements, first see this statement, second then see this statement, see statement then write C or NC, C NC, clear है कि नहीं है? and then see which is NC or C and which is asked in the question. If it is NC then only choose that option which is NC, that is the right answer. If it is C then choose that answer which is the C। तो की लगता है जी ਇਹਦਾ? हाँ जी ममता, A यानी कि थोड़े अकॉर्डिंगली आ सही है या नॉट करेक्ट है? ये नॉट करेक्ट है, ये करेक्ट है, बी आंसर है, ठीक है। देखो दिस इज द राइट आंसर, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि यह जिहड़ी स्टेटमेंट है करेक्ट है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ नूं लैंड करने वास्ते बनाई गई है। इफ यू रिमेंबर मैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 मैंबर्स दस्से सी, किहड़े-किहड़े सीगे दोस्तों मैनूं? IBRD यस, हाँ जी गोनो अगे IDA यस, अगे IFC एंड नेक्स्ट मीगा एंड लास्ट किहड़ी सीगी? डिस्प्यूट वाली, है ना, ये 5 सीगियां। सो दीज वर द 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 मैंबर्स। हुण IBRD वर्ल्ड बैंक लोन्स दिंदा है, IDA बहुत सॉफ्ट लोन्स दिंदा है, IFC प्राइवेट सैक्टर कंपनीज़ नूं प्रमोट करता है, मीगा है ना इन्वेस्टमेंट्स नूं प्रोटेक्ट करता है अगर किसी दूजे देश च नॉन कमर्शियल रिस्क होंदे है, एंड ICICD ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन दी बॉडी है। तो पहला ऑप्शन जिहड़ा है दैट इज एक्चुअली IFC, लेकिन दूसरा ऑप्शन की है? मीगा है कि नहीं है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी लिखा था है प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू फॉरेन कंपनीज अगेंस्ट लॉस कॉज बाय नॉन कमर्शियल रिस्क। मैं दस्सिया सी FDI नूं प्रमोट करने वास्ते ਇਹਦਾ बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। तो पहली ऑप्शन करेक्ट, दूसरी ऑप्शन नॉट करेक्ट। पूछा की है ममता, की पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट केड़ा है? ओनली 2। नेक्स्ट चलते हैं 37 जेंडर बजटिंग। हाँ जी हिमांशु तू दसेगा जेंडर बजटिंग। फंड्स आर एलोकेटेड ओनली टू द स्कीम्स दैट सपोर्ट विमेन डेवलपमेंट, ठीक है। Allocation of resources to agencies are done by periodic re-evaluation through incrementalism. Funds and responsibilities are allocated on the basis of gender. None of them. Gender budgeting की हुंदा है? ये मैं दस्सिया सी what are the different kinds of budgeting? Outcome budgeting, gender budgeting, zero based budgeting, है ना? हाँ जी मांशु। सी नहीं यार, ए आंसर किसी है? हाँ ये ओनली टू द स्कीम्स दैट सपोर्ट द वुमेन डेवलपमेंट, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जेंडर बेस के उपर जो आप है ना एलोकेशंस करते हैं फंड्स नूं, तो जेंडर बजटिंग कहा जाता है। वैसे वुमेन डेवलपमेंट नाल रिलेशन होंदा है लेकिन जेंडर दे स्पैसिफिकली आप करते हैं।
जेंडर बजटिंग इज एक्चुअली अ अकाउंटिंग एक्सरसाइज, ठीक है, अकाउंटिंग एक्सरसाइज है, अकाउंटिंग एक्सरसाइज वेयर यू एक्चुअली डिफाइन कि दिस पर्टिकुलर स्कीम विल हेल्प द विमेन एंड दिस पर्टिकुलर स्कीम विल हेल्प द जनरल कैटेगरी, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ नरेगा इज देयर, आए नहीं हैगा कि नरेगा विमेन लिए अलग तो आएगी या मैन लिए अलग तो आएगी, नरेगा विल बी देयर बट इन नरेगा इट विल बी शोन दैट नरेगा का इतना % कंपोनेंट विल गो एंड हेल्प द विमेन, दैट्स द बेसिक आइडिया, ठीक है। तो जेंडर बजटिंग का, हाँ जी। 38 इस्लामिक बैंकिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इस्लामिक बैंकिंग, व्हाट इज इस्लामिक बैंकिंग? इस्लामिक बैंकिंग वो बैंकिंग है ਜਿਹੜੇ इस्लामिक कंट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ है ना ਹੁੰਦੀ है, वेरी इंटरेस्टिंग है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ना, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ इस्लामिक कंट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रिस्क्राइब्ड है एंड प्रोहिबिट्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? हाँ जी पुरुषोत्तम, सुने इस्लामिक बैंकिंग बारे? इस्लाम दे विच ना इंटरेस्ट जिहड़ा हुंदा ना, ब्याज दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट हुंदा इस्लाम दे विच, इहनूं गुनाह समझदे आ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर रिलीजन दैट दे बिलीव दैट इंटरेस्ट इज हराम की कमाई, है ना, हराम की कमाई बोलते हैं, क्योंकि कमाई इनके अकॉर्डिंगली वो है जहाँ पे आप कुछ काम करते हो, लेकिन जब आप बिना काम किए कुछ आपको कमाई मिल रही है तो वह हराम की कमाई है। सो हराम की कमाई को ये नहीं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो ब्याज बेसिकली दे कंसिडर्ड एज सिन एंड दैट्स द रीज़न वाई इन अदर बैंक्स, ਜਿਹੜੇ नॉर्मल अपने बैंक्स में ब्याज मिलता है, इन्हों के बैंक से ब्याज नहीं मिलता। सो दिस इज़ द, है ना, ओनली थिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, ऑल ऑफ द अबव। शरिया लॉ है, शरिया च लिखा हुआ है पूरा का पूरा। तो इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट, हाँ जी। GDR, यस, 39 क्वेश्चन कौन करेगा आंसर? मनप्रीत, विल यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन? सो GDR क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक रेशियो global depository receipt, which is the mechanism to raise funds from the international market. Global development range, which has been set up by United Nations Organization for Developing Countries. Geographically developed regions as defined by UNDP. So what is GDR? What exactly is GDR? इन्ना चारा चो C पढ़ नहीं रहे, कराया हुआ क्लास दे विच। हाँ की है? हाँ जी पुरुषोत्तम, बी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, यस। GDR क्लास कराया, ADR GDR याद नहीं? ADR GDR एक कड़ा टॉपिक सीगा, हाउ डू यू रेज फंड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, है ना, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ADR अमेरिका, GDR यूरोप। अगर यूरोप दे तो पैसा चकना है तो GDR के थ्रू चक्या जाऊगा। नैक्सट आ जाओ जी, GST दे आओ। हाँ जी महक, तुसी आंसर करोगे था GST। सो GST बारे की सही है? सब तो पहला, इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सेकेंड ऑप्शन है ऑल गुड्स विल बी टैक्स एट द सेम रेट, सारे गुड्स को सेम रेट पे टैक्स किया जाएगा और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? बहुत इजी क्वेश्चन है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नन ऑफ देम। A, दिस इज रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू यू दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। हाँ जी सही है, ये सही आंसर है, ठीक है, गुड। तो तुहानू पता डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों है? हिमांशु हाँ, वो किहड़ी थां होएगी वो जिथे कलैक्ट होएगा, जिथे कंज्यूम हो रहा है। वेरी गुड। ये दा बेस्ट एग्जाम्पल है IGST। IGST तो रिफ्लेक्ट होता है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर सपोज करो एक स्टेट है, दिस इज स्टेट 1 एंड दिस इज स्टेट 2। अगर स्टेट 1 दे विच ही प्रोड्यूस होया एंड स्टेट 1 दे विच ही कंज्यूम होया तां की होगा? CGST पे करना पऊगा एंड SGST पे करना पऊगा, राइट। अगर स्टेट 1 दे विच कंज्यूम प्रोड्यूस होया लेकिन ठीक है स्टेट 2 दे विच कंज्यूम होया तो की होगा? CGST का पे करना ही पऊगा लेकिन IGST पे करना पऊगा, क्योंकि इत्थे की है ना, मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई है फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। लेकिन SGST पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये IGST जो कलैक्ट करूगा सेंटर गवर्नमेंट, ये स्टेट 2 ਨੂੰ ट्रांसफर कर दूगा,
ਰਾਈਟ। तो अगर कल ਨੂੰ सपोज करो कि कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ GST ਦਾ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ CGST 9%, IGST 9%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਆਰ ਯੂ ਕਲੀਅਰ ਔਨ ਦਿਸ? ਐਂਡ ਜੋ IGST ਕਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਕੌਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਉਹ? ਦ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।